हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, और चीन जो है ये वैश्विक एसटीएम प्रतिस्पर्धाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू किया हुआ है। के वीज़ा शुरू किया है, जैसे अमेरिका ने H1B वीज़ा शुरू किया था। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है पीएम मोदी ने, और भारत का संचार लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है वंदना गुप्ता को। और व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस पुस्तक का प्रकाशन किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, मतलब इस पुस्तक को लिखा है इन्होंने, ठीक है। और ये पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, आप जानते ही हो। भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेज़बानी उत्तर प्रदेश ने करी। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में टॉप पर रहा स्पेन, भारत रहा 30वें स्थान पर। 31 मार्च 2026 तक भारत ने चांदी के आयात पर, खास करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। और पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर SL भैरप्पा का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, आपने रिवीजन कर लिया है वन लाइनर फॉर्मेट में। अब हम लोग आज की करंट अफेयर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी करंट अफेयर की वीडियो की PDF, क्विज, ये सब आपको मिलती है MJT ऐप पर, वहां से जाकर आप ले सकते हो। MJT ऐप पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से मिलता है, तो आप यहाँ पर हर प्रकार की कैटेगरी वाइज जाकर के आसानी से ढूंढकर ले सकते हो, चाहे वीडियो कोर्सेज हो चाहे PDF हो। वैसे लेटेस्ट PDF आपको टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लेनी चाहिए, डेली रात को अपलोड होती है, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आज का, 26 सितंबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? जैसा कि आप जानते हो पहला क्वेश्चन दिवस से ही शुरुआत किया जाता है। तो 26 सितंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक तो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस, दूसरा विश्व गर्भ निरोध दिवस। तो उपरोक्त दोनों दिवस यहाँ पर मनाए गए 26 सितंबर को। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस। एनवायरमेंट क्या हेल्थ, आप अपनी हेल्थ की चिंता तो करते हो, लेकिन एनवायरनमेंट कैसे हेल्थ रहेगा, आपका हेल्दी रहेगा, उसकी चिंता करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को ये अवेयर करना, ये सजग करना कि भाई पृथ्वी भी कुछ चीज़ है, पर्यावरण भी कुछ चीज़ है, इसको भी स्वस्थ रखो। ये अगर स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहोगे लंबे समय तक। इसीलिए आप देखते हो समय समय पर कॉप जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे सम्मेलन होते हैं। चलो बताओ, COP30 इस बार कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर? ब्राज़ील में होगा COP30 का सम्मेलन, ठीक है। और इसके अलावा अब देखो, COP30 ने एक काउंसिल की भी गठन किया करने की मांग की हुई है ब्राज़ील ने। हालांकि जब गठन हो जाएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा, अभी नवंबर में बैठक होगी। COP29 जो हुआ था वो बाकू अजरबैजान में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या भारत ने कभी मेज़बानी की है? हाँ, भारत ने 8वीं बैठक की थी, 8वीं मेज़बानी की थी 2002 में, ठीक है। COP8 की मेज़बानी पहला वाला कहाँ पर किया गया था? ये जर्मनी में किया गया था, बर्लिन में 1995 में। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं ये इस पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर। इसके लिए आप एक और टर्म सुनते हो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अपना पृथ्वी का टेम्परेचर है ये वार्म होने से बचाना। इसको बचाने के लिए ना इसी COP सीरीज में एक COP सम्मेलन हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है COP21, ठीक है ना। कब हुआ था? 2015 में हुआ था ये। अभी NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, इसी से COP21 से घुमा करके अंदर से कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, और वो सब मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए, COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये हुआ कहाँ था भाई? 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। अब पेरिस के बाद फ्रांस लिखने की जरूरत नहीं है ना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इसको समझ लेना, यहाँ जगह नहीं है। तो ये हुआ था पेरिस, फ्रांस में। इसमें क्या क्या चीज़ें निकल करके आई थी? तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। एक तो ये कि भाई देखो, ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। कब तक? 2050 तक कि पूरा ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे। अभी कितना है? अभी हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस है, इसी के आसपास में रखना है। अभी
1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और 2050 के पहले पहले तक 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं बढ़ने देना है। ये ग्लोबल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसी में ये बात कही गई COP21 में ही कि भाई एक ऐसा सोलर अलायंस बनाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब हुआ था? COP21 में हुआ था। इसको भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। भारत एंड फ्रांस की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इसी के तहत ये नारा दिया गया, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड। पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को एक ग्रिड से बांधा जाए। वो ग्रिड कौन सा होगा? सोलर का ग्रिड होगा। इसका हेडक्वार्टर आप जानते हो भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ये पेरिस में हुआ था, ये बात याद रखना। और पेरिस के भी आप या कहें फ्रांस के और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से 2018 में जा कर के भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था। 2018 में चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया गया था। ये भी पर्यावरण के लिए अच्छे काम के लिए दिया जाता है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को एक साथ दिया गया था 2018 में। ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है जी, जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे, यानी कि गर्भ निरोधक दिवस। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। भारत की भी पॉपुलेशन आप जानते हो, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश आज के टाइम पर भारत है। 145 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या आज हो चुकी है भारत की। तो ऐसे में, और आप देखते हो विभिन्न प्रकार के सरकारों के द्वारा भी अब उत्तर भारत में खास करके, देखो उत्तर भारत और दक्षिण भारत एक ऐसा है ना, विविधताएं तो हैं ही, देश, क्षेत्र, भाषा, इस सब को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के भी बहुत सारी विविधताएं हैं। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो यहाँ जनदर कम है ना, यहाँ पर जनदर कम है। और ऊपर अगर आओगे उत्तर भारत में तो यहाँ पर जनदर बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर भारत की सरकारें तो ये कहती हैं कि भाई जनसंख्या पर नियंत्रण करो, ये जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून लाती हैं। दक्षिण भारत वाले कहते हैं कि जनसंख्या और बढ़ाओ, ये जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के कानून लाती हैं। क्योंकि जनदर अगर कम हो जाए तभी भी दिक्कत है, अगर जनदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तभी भी दिक्कत है। जनदर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है तो गरीबी, भुखमरी, इन सब वाली, बेरोजगारी वाली समस्या आती है। जनदर कम होता रहता है तो आपकी पीढ़ियाँ समाप्त होने का भी खतरा रहता है, वर्चस्व खतरा रहता है। खैर, यहाँ पर इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था, ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस, इसका थीम भी याद कर लेना, क्लीन एयर हेल्दी पीपल, ये इसकी थीम है, इसे याद रख लेना। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी बात करें अगर गर्भ निरोधक दिवस की, तो इसकी थीम है ए चॉइस फॉर ऑल, एजेंसी, इंटेंशन एंड एक्सेस। ठीक है जी, तो 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस की, जो अभी तक सितंबर महीने में आए हैं। तो 1 सितंबर को NCERT का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर दिग्विजय दिवस। 13 सितंबर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और दिग्विजय दिवस भी याद रखना। 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, थीम भी पूछी जाएगी। देखिए, थीम भी इसकी याद रखना। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 26 सितंबर विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस। क्लियर है ना। इसका PDF आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये PDF आपको दी जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन एक ज़रूरी बात आगे बढ़ने से पहले, साथियों, टेक्स्ट बुक का सेल स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत आप टेक्स्ट बुक पास प्रो आज के लिए मात्र 351 में प्राप्त कर पाओगे। देखो, अब प्राइजेस के बढ़ गए हैं, अब आपको 799, 899 वगैरह दिखते होंगे। तो इसलिए जब ऑफ़र आए तो इसका फटाक से फ़ायदा उठाइए। 351 अभी हुआ है और ये ऑफ़र जो है ये 27 से 30 सितंबर यानी मंथ एंड सेल भी इसी में इंक्लूड होगा। तो इसको आप अभी ले सकते हैं।
कूपन कोड यूज़ करना है MZT। आप जानते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो के तहत आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो उसके मॉक टेस्ट को सॉल्व करके। तो मॉक टेस्ट वगैरह डिटेल से सॉल्व कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब चीज़ें। और अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले लेते हो तो उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, MZT कूपन कोड यूज़ करोगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। अगला, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? तो 7वां फ्यूचर फूड फोरम ये शुरू हुआ है कहाँ पर? दुबई, UAE में। आप जानते हो UAE का एक बड़ा शहर है दुबई। UAE की कैपिटल नहीं है, UAE की कैपिटल अबू धाबी होती है। जैसे भारत में कैपिटल दिल्ली है, लेकिन मुंबई में भी फेमस है। अगर आप दुनिया में देखोगे, उनसे पूछोगे तो वो मुंबई को ज़्यादा जानते होंगे दिल्ली के कंपैरिजन में, है ना, या फिर दिल्ली को भी जानते होंगे, लेकिन मतलब राजधानी के रूप में दिल्ली तो है ही, लेकिन मुंबई भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। वैसे भी मुंबई अपनी फाइनेंशियल कैपिटल है। खैर, ऐसे ही लोग दुबई को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अबू धाबी इसकी एक्चुअल में राजधानी है। खैर, यहाँ पर फ्यूचर फूड को लेकर के एक सम्मेलन हुआ, UAE फूड क्लस्टर के द्वारा आयोजित किया गया, फ्यूचर फूड 2025। तो फ्यूचर फूड फोरम का ये 7वां संस्करण था। थीम थी बिल्डिंग रिसाइलिएंट फूड सिस्टम। तो फूड सिस्टम में सुधार करने के लिए शुरुआत हुआ है। अच्छा, पहली बार ये 2019 में हुआ था और अब अभी 7वां इसका आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें हम लोग तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, UAE दिरहम मुद्रा होती है और मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगर लोकेशन देखोगे तो मात्र 3 घंटे का रास्ता पड़ता है आपका इंडिया से। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऐसे उड़ते हुए आओगे, सीधे पहुँचोगे UAE, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको IMEC कॉरिडोर बताया था, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसमें मैंने आपको यही तो बताया था, गुजरात और मुंबई से आएंगे, सबसे पहले UAE जाएंगे, UAE से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन होते हुए तब फिर निकलेंगे कहाँ पर? हाइफा पोर्ट इजराइल में। उसके बाद फिर जा करके ग्रीस में मिलेंगे, ठीक है। किसको बाईपास करेंगे? तुर्की को बाईपास करेंगे। चलिए अगला, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया है? विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम इसको बनाया है अभी हाल ही में किसने? स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जनरेटेड जीनोम बनाए हुए हैं। दुनिया में पहली बार ऐसी उपलब्धि हासिल की है। देखिए, साइंटिस्ट क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट फंक्शनिंग AI डेजिग्नेटेड वायरल जीनोम। ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया को संक्रमित भी कर सकता है, बैक्टीरिया को समाप्त भी कर सकता है। आने वाले दिन में बिल्कुल चेंज कर देने वाला है दुनिया को ये। आप सोचो, AI से कोई वायरस बन रहा है, कितना खतरनाक हो सकता है ना। वैसे ही चाइना वाले इधर माथा खराब कर रखे हैं, ऊपर से अब ये सब लोग AI से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। खैर, विज्ञान वरदान भी होता है, अभिशाप भी, आप जानते हो। तो इससे इन संक्रमण का पता भी लगाया जा सकेगा, इसकी रोकथाम भी की जा सकेगी, लेकिन हाँ, फैलाया भी जा सकेगा। तो विश्व का पहला ये AI जनरेटेड जीनोम है और ये नाम इसका रखा गया है ईवो नाम रखा गया है। इसको नाम याद रखना। ये जीन क्रम और संरचना के पैटर्न को समझने के लिए 2 मिलियन वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया है। 2 मिलियन, यानी कि आप समझो 20 लाख वायरल जो जीनोम होते हैं उनको स्टडी करा करके इस AI को तैयार किया गया है, ठीक है। तो भाई AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा चाहिए, उसको इतना ज़्यादा डेटा को स्टडी करा दो कि वो पैटर्न समझने लगे। और उसके बाद उससे कहो, जैसे म्यूज़िक पढ़ा करके उसको समझा करके इतना म्यूज़िक डाल दिया गया, फिर अब कहा जाता है कोई एक नई म्यूज़िक तैयार करो, तो वो अपने ही सैंपल्स में से कुछ इधर उधर करके एक नया म्यूजिक तैयार करता है जो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा होता इनमें से, मतलब कोई कॉपीराइट नहीं दे सकता है ना। तो ऐसे ही ये भी है कि इन सबको मिला जुला करके ये कुछ यूनिक भी बना सकता है। खैर, ईवो नाम है इसका, नाम याद रखना। PM मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो या इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये हुआ उत्तर प्रदेश में। तो इसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 इन ग्रेटर नोएडा में हुआ, जिसे आप जानते हो कि गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो रूस इसमें पार्टनर कंट्री रहा है। रूस को पार्टनर कंट्री बना करके अमेरिका को चिढ़ाया जा रहा है भारत, और उधर अमेरिका खिसिया कर भारत पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जा रहा है। खैर, इस बार की थीम रखी गई है द ओरिजिनल सोर्स स्टार्ट्स हियर, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, यानी कि
अंत्योदय दिवस पर 25 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है और ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश नोएडा में शुरू किया गया है। अगला, अच्छा अभी ट्रंप ने 100% फार्मास्यूटिकल्स पर भी टैरिफ लगा दिया है। कल रात को मैंने वीडियो दी थी, दिन में दिया था वीडियो, चलिए उसको आज तो नहीं लिया गया क्वेश्चन, लेकिन कल ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे? इस पर आप जानते हो आवाज़ मैं हमेशा से उठाता आया हूँ फ्रीबीज के खिलाफ, लेकिन फिलहाल इन लोग ना, ये लोग सर्वे कराते हैं, ऐसे ही नहीं देते हैं ये लोग सर्वे कराते हैं और इसमें जनता की गलती है। जब सर्वे में इनको पता लगता है कि जनता को क्या चाहिए, जनता को रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, ब्रिज ये सब नहीं चाहिए, उनको आदत हो गई है, ये कटु है लेकिन सच्चाई है, वहाँ की जनता को ये आदत हो गई है कि भाई ठीक है ये ऐसा ही होता है, रोड ऐसा ही, हाँ ऐसा ही रहता है, उनको आदत हो गई कि हाँ ये ऐसा ही रहता है। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि दोबारा तो दिखाई देंगे नहीं नेताजी, इससे अच्छा चुनावी समय में अगर कुछ दे रहे हैं तो उसी को लपक लो, है ना। तो सर्वे वगैरह में पता चला होगा कि भाई यहाँ पर पैसा दे दोगे वो जीतने का, तो जीत सकते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, अब कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी आएंगे। खैर, पीएम मोदी ये बिहार में अभी शुरू किए हुए हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अब आप सोचो ये कितना दिन चला लोगे, 10-10 हज़ार रुपये। अब इससे टोटल खर्च कितना आएगा पता है? इससे टोटल खर्च आएगा 7,500 करोड़ रुपए का। 7,500 करोड़ रुपए एक झटके में फ्रीबी के नाम पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दिया जा रहा है इसका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 18 से 60 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र होती हैं और आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियर परिवार से संबंधित होनी चाहिए वो, यानी पति और पत्नी और उनके बच्चे जो हैं वो सेपरेट रहते हों, वो खुद के डिसीजन लेने में सक्षम हों, उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली के हिस्सा होने चाहिए, इनकम टैक्स न दे रहे हों, 18 से 60 वर्ष की महिला हो तो उनको मिलेंगे 10,000 रुपये। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो दिल्ली में कहा गया था कि 2100 रुपये देंगे, फिर मध्य प्रदेश में भी ऐसे कहा गया था 2,000 या 1,500 समथिंग दिया जाएगा, ऐसे ही महाराष्ट्र में दिया गया। ये पैटर्न बनता चला जा रहा है और ये बहुत ही खराब है सिचुएशन। आगे आने वाले समय में आप समझिए कोई भी राज्य होगा, कोई भी राज्य की सरकार होगी, वो यही पैटर्न को फॉलो करेगी कि भाई चुनाव नज़दीक आए, महिलाओं को ज़्यादा वो दो, महिलाओं को ये कर दो कि इनको 2,000 रुपये महीने, 2,500 रुपये महीने दो। क्यों? क्योंकि महिलाएं ज़्यादा आप वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। आप देखो अगर डेटा उठा करके डेमोग्राफी, तो वोटिंग में ज़्यादा परसेंटेज में हिस्सा ले रही हैं, इसलिए इनके लिए जो योजनाएं लाता है और ये सीधा सीधा उसकी तरफ पलट जाती हैं और वो चुनाव जीत जाता है। जिसकी अब योजना पर या जिसके वायदे पर जितना ज़्यादा जनता का भरोसा, उस पर तुरंत वोट और वो विजेता। खैर, बिहार पर लगातार बातचीत चल ही रही है कई दिनों से, तो आज भी देख ही लीजिए फटाफट से। पटना राजधानी है, नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम हैं, ये जीडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीमबंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है। 38 जिले हैं, विधानसभा में 243 सीटें, 40 लोकसभा में और 16 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बिहार यहाँ पर लोकेटेड है, ऊपर नेपाल से, इधर पश्चिम बंगाल से, नीचे झारखंड से और इधर यूपी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में आईसीसी ने अमेरिका की जो क्रिकेटर की सदस्यता है क्रिकेट देने की, वो निलंबित कर दिया है। मतलब आप समझो कि जो यूएस का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको निलंबित कर दिया है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके पास पावर है दुनिया भर में क्रिकेट को बढ़ावा देने की और क्रिकेट को रेगुलेट करने की भी। तो इसने अमेरिका में, जो अमेरिका का जो क्रिकेट बोर्ड है जिसे यूएसए क्रिकेट कहते हैं, जैसे अपना बीसीसीआई है, ऐसे वहाँ पर यूएसए जो क्रिकेट है उसकी सदस्यता आईसीसी की लिस्ट से कैंसिल कर दी है, निलंबित कर दी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और अनुपालक संबंधी विफलताएं नजर आई हैं इसको, कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से इसको कैंसिल कर दिया। हालांकि आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग बात यह है, अभी 2-3 साल बाद जो अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स वाला, वो अमेरिका में ही होगा और वही पहला ओलंपिक होगा जब क्रिकेट की दोबारा से वापसी हो रही है ओलंपिक में। तो लॉस एंजल्स क्रिकेट ओलंपिक जहां पर खेला जा रहा है उस देश के क्रिकेट बोर्ड को ही कैंसिल कर दिया गया है। खैर, अब देखना होगा, ये तो ये कह रहे हैं कि टूर्नामेंट खेलती रहेंगी, लेकिन अभी इनकी सदस्यता
निलंबित की है जब तक कि ये ठीक से एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पावर नहीं लाते हैं, इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। खैर आईसीसी की बात करें तो स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ इसके हैं संजोग गुप्ता, अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साई पल्लवी को। अभी 2021 से 2023 के बीच के लिए दिया गया है कलैमामणि पुरस्कार। ये तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। तो इसमें अभिनेता के लिए एस जे सूर्या को दिया गया और अभिनेत्री में साई पल्लवी को दिया गया है। संगीतकार के रूप में अनिरुद्ध रविचंद्रन को दिया गया है। 21, 22 और 23 के लिए एक साथ दिया गया है। ठीक है, तो इसको इज़ाइल ईसाई नाटक मंदिरम के द्वारा दिया गया, तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नाम से जाना जाता है। अगला एक और जरूरी बात, संकल्प बैच जो आया है उसमें क्लासेस बहुत तेजी से आ रही हैं, आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ये बैच है, इसलिए मैं तेज़ी से इसमें क्लासेस ले रहा हूँ। दिन भर में 2 से 3 क्लासेस आ रही हैं, 4 क्लासेस आ रही हैं और 12 अक्टूबर से पहले ये खत्म किया जाएगा, लेकिन वैलिडिटी इसकी रहेगी लाइफ टाइम। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको करंट अफेयर चाहिए टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से एक ही जगह पर सब कुछ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप कोई सा भी इंडिया के करंट अफेयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। करंट अफेयर और स्टैटिक का इसमें आएगा, ई बुक भी मिलेगी, वीडियो कोर्स भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको इसमें। तो और इसके अलावा यूपीएसआई, बिहार एसआई, एमपीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मूल विधि और संविधान की लेटेस्ट ई बुक आ चुकी है। मूल विधि और संविधान में आप जानते हो इस बार बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस जोड़ा गया है। ये नए 3 कानून हैं और इन 3 कानूनों को आपको बिना पढ़े एसआई का पेपर आप नहीं निकाल पाओगे, किसी भी राज्य का हो। तो आप इसलिए एसआई के पेपर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए इस ई बुक को जरूर लीजिए। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस एसआई का भी आ गया है नोटिफिकेशन, वैकेंसी शो हो गई है। एमजीटी ऐप पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। किस राज्य सरकार ने नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लीप लॉन्च किया? लीप इसको लॉन्च किया कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार अब चाहती है कि वो बेंगलुरु के अलावा भी अन्य अपने ज़िलों में भी थोड़ा सा इनोवेशंस को बढ़ावा दे और नौकरियों को सृजित करे। इसके लिए लीप इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो बेंगलुरु आप जानते हो, कर्नाटक को सबसे ज़्यादा बेंगलुरु की वजह से जाना जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं हम लोग और आईटी सिटी है वो। तो अब इसने किया है कि लोकल इकोनॉमी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करके ऐसी चीज़ें यहाँ पर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाएंगे जिससे 5 लाख नौकरियाँ आएंगी। कहाँ पर? बेंगलुरु के अलावा। याद हो अगर आपको, अभी कुछ दिन पहले ही परसों या कल परसों की बात है कि कर्नाटक में सभी बहुत भारी मात्रा में लोग युवा इकट्ठा हो गए थे और ये लोग रोज़गार की मांग कर रहे थे सरकार से। बेरोजगारी को लेकर के ये आए थे सड़कों में। देखो क्या है ना, बेंगलुरु वगैरह में तो बेंगलुरु तो ठीक है, मान लो वो आईटी हब है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, लेकिन वो लोग जब हायरिंग करते हैं तो हायरिंग में हायर स्किल्ड उनको चाहिए एम्प्लॉय, तो वो ऑल ओवर इंडिया से, विदेशों से भी कभी कभी ले लेते हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो अन्य शहरों के जो नागरिक हैं, बेंगलुरु तो खूब अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी शहरों के जो नागरिक हैं वो तो गरीब हो, वो तो बेरोजगार रह जा रहे हैं। ऐसे में वो लोग आ गए थे सड़कों पर। अब सरकार की आंख खुली है तो सरकार ने कहा कि हम अन्य जिलों में जैसे मैसूर, मैंगलुरु, हुब्बली, धारवाड़, तुमकुरू, उडुपी, शिवमोगा, कलबुर्गी, यहाँ सब भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे और रोजगार सृजित करेंगे, वो भी अगले 5 साल में। कर्नाटक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्थित है। राजधानी बेंगलुरु है। सिद्धरमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी। कर्नाटक दक्षिण भारत के सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा कुकुरहाली झील है, पंपा सरोवर है, बेगूर झील है, बन्नेर घाट है यहाँ पर, बांदीपुर नेशनल पार्क याद रखना और नागरहोल याद रखना, ये दोनों पूछा जाता है। कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही फेमस है। बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु, बीदर यहाँ चर्चित स्थल है। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, 28 यहाँ से लोकसभा में और 12 यहाँ से राज्यसभा में जाती हैं सीटें। अगला, डीआरडीओ ने रेल आधारित लॉन्चर द्वारा चलती ट्रेन से किस मिसाइल को लॉन्च करके परीक्षण किया है? बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत बन गया है दुनिया का मात्र ऐसा चौथा देश जो चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब आप सोचो, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद इंडिया बन गया है ऐसा चौथा देश जो
अभी अग्नि प्राइम का मिसाइल का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने इसी के जरिए। तो देखो क्या होता है, ट्रेन की पटरी से लॉन्च करने का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। अब वैसे जो अमूमन जहाँ पर लॉन्चर हैं अपने, वो सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, अपने जो भी दुश्मन देश हैं, चाइना है, इन सबको पता है कि भाई इनका चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट फायर रेंज होता है, ये लोग यहाँ पर मिसाइल टेस्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मिसाइलें वगैरह रखी भी होंगी, तो वहाँ पर अटैक कर दो, या फिर उनका रनवे या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है लॉन्चर, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। युद्ध के टाइम पर ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं, इसीलिए आप देखते हो जो एयरबेस वगैरह है उसको तोड़ दिए जाते हैं, और सरकारें एयरबेस के ऑप्शन में क्या करती हैं, जो एक्सप्रेस वेज रहते हैं या हाईवेज रहते हैं उनमें बीच बीच में ऐसे सीक्रेट जगह पर स्ट्रिप्ट बना दी जाती है, एयर स्ट्रिप, कि इमरजेंसी के दौरान वहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग कराई जा सके। ऐसे ही जब आप अगर मान लो ट्रेन से, चलती ट्रेन से लॉन्च करने का सिस्टम आ जाए, तो अब किस ट्रेन में मिसाइल रखी है किसी को पता ही नहीं, और वहाँ से लॉन्च हो सकता है। दूसरा एक खास बात कि मान लो बॉर्डर एरिया है कहीं पर, अब वहाँ पर मिसाइल ले जाना और उसको कैरी करके वहाँ पर लॉन्च करने का पूरा सिस्टम बनाना, लॉन्चर पैड स्थापित करना, ये सब बड़ा रिस्की टास्क है और टफ टास्क है, इतना ज़्यादा बना भी नहीं सकते हैं पहाड़ी इलाके में और से ऐसे इलाके में। लेकिन ट्रेन की पटरियां तो हर जगह बिछा सकते हैं, ट्रेन की पटरियां तो धीरे धीरे सब जगह बॉर्डर एरिया में बिछ ही रही हैं। तो फिर अब यहाँ पर अगर मान लो ट्रेन की पटरियों पर कोई ट्रेन दौड़ा दी जाए और उस ट्रेन में मिसाइल है, और वो ट्रेन की पटरी के थ्रू और ज़्यादा करीब पहुँच जाए बॉर्डर के, और उसके बाद वहाँ से लॉन्च किया जाए, तो वो लक्षित जो टारगेट है उसको प्राप्त कर पाएगी आसानी से। तो यही परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, अभी ट्रेन से, चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च किया है, वो भी अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि-1 का ही उन्नत संस्करण है, या कहें कि और प्रेस्टिजियस वर्जन है ना। तो ये 2000 किलोमीटर की रेंज रखता है, 2 स्टेज का ठोस ईंधन रखता है, और मोबाइल रोड का इसका ऑलरेडी परीक्षण हो सका है, मतलब कि चलते रोड से ये ऑलरेडी लॉन्च किया जा सकता है, और अब चलती ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दोनों ही संस्करण इसका अवेलेबल है। तो आप समझ रहे हो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, ठीक है। अब रोड भी तो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर एरिया पर रोड बनाने के लिए जाना जाता है, तो बॉर्डर एरिया पर रोड जो है उसके थ्रू भी वहाँ पर दौड़ा करके ट्रक अपना ये मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। खैर, ये डीआरडीओ की उपलब्धि है। तो डीआरडीओ के बारे में जानिए। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर होता है। आप लोग लिखते रहा करो साथ साथ, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। अगला, भारत के लिए टेस्ट मैच खेल चुका कौन सा खिलाड़ी बिग बैश लीग में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना? बिग बैश लीग, जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है। बहुत ही फेमस है दुनिया में वैसे, लेकिन भारत में फेमस इसलिए नहीं है। भारत में आप बहुत कम नाम या ना के बराबर सुनते हो, इसलिए क्योंकि भारत में बीसीसीआई ने बैन लगा रखा है। किस पर? बिग बैश लीग पर नहीं, बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंध मतलब ये कि अगर आप बीसीसीआई से जुड़े हो तो आप दुनिया के किसी भी और क्रिकेट लीग से नहीं खेलोगे। मतलब ना आप सीसीएल खेल सकते हो, ना आप ईसीएल खेल सकते हो, पीकेएल पे कुछ भी जो हो, ईएलपीएल, ये कहीं नहीं खेल सकते हो सिवाय आईपीएल के। खेलना है तो इंडिया में आईपीएल खेलो, जब तक यहाँ पर हो तब तक किसी और दुनिया की लीग को नहीं खेल सकते हो। तो ऐसे में रविचंद्रन अश्विन जो हैं, ये क्या किए, ये बन गए हैं पहले ऐसे खिलाड़ी जो भारत के लिए खेल चुके हैं, भारत के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, लेकिन ये बिग बैश अब खेलने चले गए हैं। क्यों? यह कैसे पॉसिबल हो पाया? यह ऐसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन्होंने अभी पिछले दिनों में सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा आईपीएल से भी संन्यास ले लिया। आप बहुत सारे खिलाड़ियों को देखते हो जो नॉर्मली क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, लेकिन अभी आईपीएल खेलते हैं, जैसे धोनी हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे तमाम खिलाड़ी। लेकिन ये आईपीएल से भी संन्यास ले लिए हैं और अब ये जाकर बिग बैश लीग से समझौता कर लिए और वहाँ पर अब खेलेंगे। ठीक है, ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि ये बीसीसीआई से अब इनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बीसीसीआई जो रूल लगाया है, ये केवल पुरुष खिलाड़ियों के लिए लगाया है। महिला खिलाड़ी अभी भी बिग बैश लीग भी खेलती हैं और विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL भी खेलती हैं, जो महिलाओं वाला आईपीएल होता है। लेकिन बीसीसीआई ने भारत में आईपीएल की और दुनिया में आईपीएल की वर्चस्व बनाए रखने के लिए लिया था एक्शन। खैर, रविचंद्रन अश्विन किससे खेलेंगे? सिडनी थंडर नाम की टीम से। सिडनी थंडर नाम की टीम जो है, इससे ये खेलेंगे बिग बैश लीग 2025-26 का सीजन। आर अश्विन अपनी कैरम बॉल के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कैरम बॉल निम्न में से किससे संबंधित है,
तो अगर ऑप्शन में खेलों का नाम दिया गया है तो उसमें क्रिकेट लगाना, और अगर किस खिलाड़ी या किस गेंदबाज से संबंधित है पूछा जाएगा, ये पूछा गया भी है, तो आप रविचंद्रन अश्विन बताना। चाइना मैन, ये चाइना मैन गेंदबाजी बहुत पूछा गया है, ये याद रखना। चाइना मैन गेंदबाजी किससे संबंधित है, तो आप बताना कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो हैं, आप जानते हो भारतीय टीम के ये गेंदबाज हैं, वर्तमान समय में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, एशिया कप में भी ये चाइना मैन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है बहुत बार। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। MJT एजुकेशन नाम से टेलीग्राम है। बाकी आप GS सफलता बैच और GS संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से। कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि विश्व खाद्य भारत में सहभागी देश कौन है, तो पार्टनर कंट्री है न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। पुरुष कोपा ट्रॉफी किसने जीता था पुरुषों का, तो लमिन यामायाल ने जीता था। आज आपको क्या बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थाईलैंड की मुद्रा बता दीजिए, और भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है वर्तमान में, ये बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।